ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसमें ये बात कही गई थी कि रीजन और स्पेस सराउंडिंग टू एनी चार्ज वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल उसी तौर पर ये कहा जाएगा कि रीजन और स्पेस सराउंडिंग टू एनी मास, रीजन और स्पेस surrounding to any mass where other mass experiences force of attraction is known as gravitational field। मान लीजिए कि यहाँ पर देखो, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बात पढ़ी है कि चाहे पार्टिकल कितना ही क्यों दूर ना हो, एक मास में और दूसरे मास में हमेशा अट्रैक्शन रहता। देखिए जब ये फासला बढ़ते जाता, इन्फिनिटी फासला हो जाता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जाहिर बात है जीरो होगा। लेकिन एक समझने के लिए जहां तक इफेक्टिव है वो उस इमेजिनरी फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। रीजन और स्पेस सराउंडिंग टू एनी मास, यहाँ पे मास है, पॉइंट मास मान लीजिए, वेयर अदर मास एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लीजिए कि यहाँ पर एक दूसरा मास रखा हुआ है, इसको टेस्ट मास कहा जाता है, m0। तो ये मास में और वो मास में फासला मान लीजिए r है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस मास को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट इज गिवन बाय फार्मूला F इक्वल टू gmm m नॉट लिख दिया हमने इसको अपॉन r स्क्वायर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, इसका डायरेक्शन किधर रहता है, इट इज टुवर्ड्स द सोर्स मास। इसको बोलने का ग्रेविटेशनल फील्ड। रीजन और स्पेस सराउंडिंग टू एनी मास वेयर अदर मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है राजन, उसकी स्ट्रेंथ को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या रहेगा फिर, E इक्वल टू F बाई m नॉट। Gravitational field at any point, या gravitational field intensity at any point is gravitational force per unit mass placed at that point is known as gravitational field intensity at that point, and it is a vector quantity। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखेंगे हम, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन m नॉट। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा राजा, E का अगर मैग्नीट्यूड हमने देखा तो E इज इक्वल टू gm m नॉट अपॉन m नॉट r स्क्वायर। तो ये m नॉट वो m नॉट के साथ मर गया, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, मतलब ये उसका डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा। E का डायरेक्शन, वेक्टर E का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मास रहेगा जिधर फोर्स है। और अगर इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने का टाइम हुआ तो कैसा लिख सकेंगे इसको, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। दिस r कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग दिस r। तो राजा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r स्क्वायर, और ये r कैप मतलब क्या, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाता है राजा, E इज इक्वल टू माइनस gm बाय r क्यूब इनटू r कैप। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सोर्स मास रहती और फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही रहती। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये बातें पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बात कही गई थी कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज, और यहाँ से r फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, उसको भी हमने E से डिनोट किया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसको हम K से डिनोट करेंगे पूरे हमले को, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ E ये अवे फ्रॉम द Q रहेगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज रहा तो डायरेक्शन इसके तरफ रहेगी। ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज के वक्त डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज रहा तो अवे फ्रॉम द चार्ज।
देखो जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी, आपको समझ में आएगा। ये रिलेटेड चैप्टर्स है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, एक चीज समझ में आ गई तो बहुत सारी दूसरी चीजों में आसानियां हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर और एक दो बातें कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है राजा E इक्वल टू gm/r², हमने इसको यहाँ पे स्मॉल g लिखा था लास्ट लेक्चर में, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर केजी। यूनिट क्या रहेगा उसका, न्यूटन पर केजी, या फिर उसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जहां तक के डायमेंशंस का सवाल है तो डायमेंशंस मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मतलब क्या है, m0 l1 t-2। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखना पड़ेगी। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कि इनफाइनाइट पार्टिकल्स ऑफ masses m, each of mass m are placed at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, and so on from the origin. Find gravitational field intensity. Gravitational field intensity at origin, और आपके लिए ऑप्शंस दिया 4/3, gm I cap, 3/4 gm I cap, तीसरा 4/3 gm j cap, और चौथा है 0। यहाँ पर ओरिजिन पर एक रहेगा, इधर इसकी वजह से जो है उसका डायरेक्शन भी इधर रहेगा, उसको नाम देंगे हम E2 E3, सबके डायरेक्शन इधर रहेंगे। तो हम क्या ऐसा लिख सकते, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स मास है, सब डायरेक्शन इधर ही है, तो टोटल जो है उसका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये रहेगा E1 प्लस E2 प्लस E3। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इट इज gm/r², तो यहाँ पे gm/r², उसके बाद gm/2r², gm/4r², तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि gm कॉमन कर दिया हमने, r² मतलब 1/1², तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड इंफिनिटी तक ये मामला। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिली gm, और बचा इसको लिखा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, चलते रहेगा इस सिलसिला। देखिए इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये है a इक्वल टू 1, और इसको क्या मल्टीप्लाई करें तो 1/4 मिलता है, 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1/16 मिलता है, तो कॉमन इसके अंदर जो रेशियो है वो है 1/4, या फिर इसको ऐसा r का वैल्यू ऐसा मालूम कर सकते हैं, r इज इक्वल टू सेकंड पोजीशन अपॉन फर्स्ट पोजीशन 1/4/1, या थर्ड पोजीशन अपॉन सेकंड पोजीशन 1/4 आता, तो r इज इक्वल टू राजा 1/4, और इसकी जो एडिशन है, इसके एडिशन में क्या रहता है, इसके सम में क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के a अपॉन a माइनस r। अगर मान लीजिए a इज ग्रेटर देन r तो लिखने का a माइनस r, r बड़ा है तो r माइनस a, ठीक है, तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू gm 1 अपॉन 1 माइनस
आर क्या है 1/4, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू GM इंटू 1/3/4 हो गया है। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है 4/3 GM। ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में दिया, तो पूरा जो रिजल्टेंट है इट इज अलोंग द x एक्सिस, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 GM I कैप, 4/3 GM I कैप। दिस I कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। आपका आंसर रहेगा 4/3 GM I कैप। आप इसका स्क्रीनशॉट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ, यार तो थोड़ी बड़ी कर देते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ and moon is d, and mass of earth is 81 times mass of moon. Center of earth at which gravitational field is 0। मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट P पर कहीं तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, एंड इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x। ये डिस्टेंस आपको पूछा और आपको ऑप्शन दिया d/2, d/3, 2d/5 and 9d/10। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये मून है मान लीजिए, इज d, and you are asked to find out point at which gravitational field is 0। So consider point P situated at distance x from the center of earth। अगर ये x रहेगा राजा, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा d minus x। और हमसे कहा गया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, ये डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है अर्थ की वजह से, उसका डायरेक्शन इधर रहेगा टुवर्ड्स मास। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है मून की वजह से, उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, उसको नाम देंगे हम EM, इसको नाम देंगे EE। ये ग्रेविटेशनल फील्ड 0 कब रहेगी? जब ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम आया तभी जाकर ये 0 आएगा। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर EP प्लस वेक्टर EM, और मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा? फिर अगर ये 0 रहेगा तो वेक्टर EP इज इक्वल टू माइनस वेक्टर EM। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम, EP इक्वल टू EM। व्हाट इज EP? EP रहेगा GME, नाम देंगे उसको, मास ऑफ अर्थ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू GMM अपॉन d माइनस x होल स्क्वायर। देखिए यहाँ का g वहां के g के साथ कैंसिल हुआ। दूसरी बात हमसे ये कही गई कि मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून, तो हम इसको मास ऑफ अर्थ को क्या लिखेंगे? 81 टाइम्स मास ऑफ मून अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन d माइनस x होल स्क्वायर। ये मास ऑफ मून कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दीजिए। x स्क्वायर अपॉन d माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, स्क्वायर रूट लीजिए, x अपॉन d माइनस x इक्वल टू 9। ये हो जाता x इज इक्वल टू 9d माइनस 9x, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9d। हमसे ये पूछा गया था x इक्वल टू कितना, तो x इज इक्वल टू 9d/10। दिस इज द आंसर। अब जब हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया राजा, तो x स्क्वायर अपॉन d माइनस x इज इक्वल टू 81, तो इसके दो स्क्वायर रूट है, प्लस और माइनस 9। हमने माइनस 9 नहीं लिया, अगर यहाँ नेगेटिव लिया होता -9 तो x की वैल्यू इधर नहीं होती कहीं तो भी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर इधर रहते तो कयामत तक जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं आया होता है, इसलिए इधर लिखा +9। ठीक है, मान लीजिए 3 masses are placed, each of mass m
at the vertices of equilateral triangle each of side A. And you are asked to find out gravitational field intensity on this at point X and at point Y. हमसे पूछा कि Ex इक्वल टू कितना होगा और Ey इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी ड्यू टू दिस मास, उसका डायरेक्शन इधर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी इस मास, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जबान पे आ रही है, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगी ड्यू टू दिस मास, उसका डायरेक्शन मास की तरफ रहेगा। यहाँ पर जो x है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, gm/a², इसका जो मैग्नीट्यूड है gm/a², तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके ऊपर बचेगा सिर्फ ये मास की वजह से, तो उसका डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। इस मास की वजह से यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसको नाम देंगे कुछ तो भी E3। तो राजा Ex हो जाएगा, इसको हमने नाम दिया था कुछ तो भी E1, इसको नाम देंगे E2। ये 1 2 और ये थर्ड मास है, तो 1 2 इसको लिख देते E1 प्लस E2 प्लस E3, ये दोनों कैंसिल हो गए। Gm बाय ये डिस्टेंस, इसको नाम दो कुछ तो भी r²। ये ट्राइंगल जो है ये 60 90 एंड 30, तो r क्या रहेगा, r इज इक्वल टू रहेगा a sin r इज इक्वल टू a sin 60। What is sin 60? √3/2, तो E3 हो जाएगा gm अपॉन a √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन 3a²। Therefore E at x is equal to 4 gm upon 3a²। This is the answer। अब हमसे ये पूछा गया, ये y पॉइंट जो है बिल्कुल वेल इनसाइड द ट्रायंगल है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। उसको साबित भी कर देते हैं। मान लीजिए ये y पॉइंट है और इस पॉइंट y पर इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर है, इसके वजह से इधर जो है उसका डायरेक्शन इधर है, और इस मास की वजह से इधर इंटेंसिटी। ठीक है, अब राजा इसको नाम दीजिए कुछ तो भी E1 E2 और ये E3। ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा 60, ये रहेगा 60। इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, ये हो जाएगा E1 sin 60, और इसको दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा E2 sin 60। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। ठीक है, इधर पे इसका जो कंपोनेंट रहेगा E2 cos 60 और इसका जो रहेगा वो E1 cos 60, दोनों सेम है, तो हम इसको लिख देंगे E cos 60 प्लस E cos 60 हो जाएगा 2E cos 60। What is cos 60 is equal to 1/2। तो यहाँ पर इसका नीचे की तरफ जो रिजल्टेंट आ रहा है वो E है, और ये भी कितना है E है, सेम मास है। तो ये E वो E को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा, इसलिए
net gravitational field intensity on y at point y is equal to 0. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक रिंग है जिसका रेडियस है r, जिसका मास है m, and you are asked to find out gravitational field intensity at point O. Intensity at point O, ऑप्शन है gm upon pi r square, 2gm upon pi r square, तीसरा है 3gm upon pi r square, और चौथा ऑप्शन है 0। देखिए पूरी जो रिंग है इसका मास है m और इसका रेडियस है r, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा? m अपॉन पाई r। देखिए इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, लाखों और करोड़ों अरबों खरबों एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट यहां पर है जिसका मास है dm, और इस पॉइंट पर इस dm की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका ये डायरेक्शन रहेगा, राइट। अब इधर जो dm है वैसा इधर भी एक dm है, इधर जो dm है उसको सिमेट्रिकल इधर भी है, मतलब ये डबल डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पॉइंट पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है यहां के एक मास की वजह से, ये dm मास है और इधर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी छोटे से मास की वजह से d है मान लीजिए, एंड इट इज सिचुएटेड एट एंगल थीटा। तो राजा इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dE cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा? dE sin थीटा। उसी तरीके से यहां पे जो कंपोनेंट है इधर है मान लीजिए वो, उसका भी मास dm है और उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी dE एंड इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस थीटा। इस dE को जब रिजॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? dE cos थीटा, जिधर एंगल लगा हुआ है उसको आंख बंद करके cos थीटा लिख लेगा। इधर क्या हो जाएगा? dE sin थीटा। मतलब ये है कि ये dE cos थीटा के साथ ये dE cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सुपर इंपोज होंगे। तो ये छोटा सा मास जो dm है उसके वजह से यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला रहेगा dE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो dm की वजह से dm की वजह से dm की वजह से, तो उसका फार्मूला क्या है? dE इज इक्वल टू g इंटू dm बाय r स्क्वायर। लेकिन dm के रिस्पेक्ट में अपन इसको इंटीग्रेट करने के बजाय अभी हमको मालूम है पूरा मास पर यूनिट लेंथ क्या है? m by pi r। तो इसकी लेंथ हमको मालूम करना पड़ेगी। इसकी लेंथ क्या रहेगी राजा? अगर मान लीजिए छोटा सा एंगल d थीटा है तो ये हो जाएगा r d थीटा। तो मास ऑफ एलिमेंट dm ये रहेगा dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ m by pi r इनटू r d थीटा। तो ये r कैंसिल हो गए, तो dm इज इक्वल टू क्या रहेगा? m by pi इनटू d थीटा। अब क्या करने का? ये वैल्यू दी जाके इधर रखने का, तो dE इज इक्वल टू g अपॉन r स्क्वायर इनटू m by pi d थीटा। इस छोटे से dm की वजह से यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इंटेंसिटी है d है। लेकिन हम सिर्फ d को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, d sin थीटा को करेंगे।
और वो भी 2 बार d sin थीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार d sin थीटा लिखा तो इधर का ऑलरेडी आ गया इसके अंदर इंटीग्रेशन में। तो E इज इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dE sin थीटा, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये डी का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो, g बाई आर स्क्वायर इंटू m बाई पाई इंटू साइन थीटा के बाद डी थीटा लिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 टू पाई। अब आसान हो गया, इंटीग्रेशन का नियम हमको मालूम है, पहली फुर्सत में कांस्टेंट्स बाहर निकालने के, तो वो रहेगा g बाई आर स्क्वायर इंटू m बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, E इक्वल टू g बाई आर स्क्वायर इंटू m बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक रहेगा, 0 से पाई तक। ये माइनस साइन को मैं बाहर लिख रहा है गर्दी करता करके, तो ये हो गया माइनस g बाई आर स्क्वायर इंटू m बाई पाई, और ये cos थीटा का अपर लिमिट रखो, cos पाई माइनस cos 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस g बाई आर स्क्वायर इंटू m बाई पाई, cos पाई माइनस 1 cos 0 1, तो माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो E इक्वल टू 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं किया हमने इसका, यहां पर क्या किया, जो सिमेट्रिक एलिमेंट इधर dm है तो इधर भी dm है, और इनको रिजॉल्व किया, तो d cos थीटा का कंपोनेंट कैंसिल आउट हुए, जो चीज बची वो d sin थीटा बची। मतलब ये है कि हमने उसको d sin थीटा को इंटीग्रेट किया, और d sin थीटा का वैल्यू तुमने कहां से मालूम किया, हमको मालूम है jdm अपॉन r स्क्वायर। ये dm बोले तो क्या, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट कंपोनेंट, तो r कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमको आंसर मिला 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहां पर हाफ रिंग के बजाय एक क्वाड्रेंट दिया, पिछले क्वेश्चन में हाफ रिंग थी, इसका भी मास है मान लीजिए m, इसकी भी रेडियस है मान लीजिए r, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा। अच्छा सवाल सुनिए, पहले सवाल आपसे पूछा गया कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, और आपके लिए ऑप्शन है 2gm बाय पाई आर स्क्वायर, gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2√2 gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन लिखिए 4gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखिए लास्ट क्वेश्चन में ये रिंग पूरी हाफ थी, और उस पर हमारा आंसर आया था 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब सिर्फ एक क्वाड्रेंट है, क्वार्टर रिंग है, तो इसको उसके आधा नहीं कर देने का, आंसर गलत हो जाएगा। देखिए यहां तो कोई सिमेट्रिकल चीज है नहीं, केवल एक कंपोनेंट है जिसका मास है dm, और इस dm की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, उसको हम नाम देंगे d। ठीक, अब आ जाए थीटा एंगल। ये d को क्या कर रहे हैं हम, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। एक कंपोनेंट है d cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है d sin थीटा। पिछली बार d cos थीटा कैंसिल हो जा रहे थे,
इस बार वो मसला नहीं है। अब हम क्या करना पड़ेगा, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस हमको d मालूम करना पड़ेगा। इसको हम नाम देंगे ex। तो ex क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा, de cos थीटा कंपोनेंट, और कहां से रहेगा, 0 से लेकर π/2 तक। सबसे पहले dm की वजह से यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसका फार्मूला क्या रहेगा, dE इज इक्वल टू, हाँ जी, dm बाय r स्क्वायर, g dm बाय r स्क्वायर। अब ये d को तो विद रिस्पेक्ट टू dm हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो dm का वैल्यू मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले रजत मास पर यूनिट लेंथ, इसको कुछ तो नाम दो, सिग्मा m अपॉन पाई r बाय 2, ये रहेगा 2m अपॉन पाई r। तो dm इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा इंटू ये लेंथ इसका, मान लीजिए कि इसका लेंथ इतना है, ये d थीटा है, तो ये हो जाएगा r d थीटा है। ये बहुत छोटा है लेकिन समझने के लिए, देखने के लिए मैंने बढ़ा दिया है। तो सिग्मा इंटू r d थीटा रह जाए, तो 2m अपॉन पाई r इंटू r d थीटा, यहां का r वहां के r इसके साथ कैंसिल हुआ, ये रहा 2m बाय पाई इंटू d थीटा। इसका वैल्यू ले जाके इधर सब्स्टिट्यूट करो, इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ex इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g dm r स्क्वायर g dm बाय r स्क्वायर और इंटू cos थीटा, और कहां से कहां तक, 0 से π/2। ex इज इक्वल टू g बाई r स्क्वायर इंटू dm क्या है, 2m अपॉन पाई इंटू d थीटा, मैं cos थीटा को पहले लिख रहा, cos थीटा इंटू d थीटा, 0 से π/2 तक। तो ex इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर लिखे, g बाई r स्क्वायर इंटू 2m अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना बच गया, cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम 0 टू π/2। देखो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, ये बात ध्यान में रखने का। ये 0 से π/2, पुट अपर लिमिट एट वेरिएबल, ex इज इक्वल टू g बाई r स्क्वायर इंटू 2m अपॉन पाई sin π/2 1 माइनस sin 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, ex इज इक्वल टू 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, उसी तरीके से बचा ey क्या रहेगा, ey रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो gdm अपॉन r स्क्वायर इधर लिखा था, d cos थीटा है, तो उसका क्या रहेगा ey का, de sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अभी बाद में रखेंगे, 0 से π/2। तो ey इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा सेम हो जाएगा, d सेम है, तो ये हो जाएगा g बाई r स्क्वायर इंटू 2m अपॉन पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा है माइनस cos थीटा, 0 से π/2 तक। ये ey माइनस साइन इधर लिया, g बाई r स्क्वायर इंटू 2m अपॉन पाई, हाँ, cos 90 0 माइनस cos 0 1, ये -1 बच जाएगा, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ey इक्वल टू आ जाएगा 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर। मतलब ex और ey दोनों का मैग्नीट्यूड क्या ही सेम है,
दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसका रिजल्टेंट पूछा हमसे, इधर Ex है, इधर Ey है, तो E क्या रहेगा? E रहेगा अंडर रूट Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर, तो मैं उसको लिख रहा 2Ex स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2Ex। व्हाट इज Ex? रूट 2। Ex क्या है? पहले इसको हमने फार्मूला लगाया था, Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस 2Ex Ey sin cos थीटा, थीटा 90 है, 0 हो जाता। बचा क्या? Ex स्क्वायर बचा, 12 Tx हुआ। Ex या Ey दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2gm अपॉन pi r स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये ऑप्शन है हमारे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलेशन बिटवीन gravitational field on the surface of two planets having masses ma and mb and radius Ra and Rb, and their densities are same. What is the relation between gravitational field? Option दिया आपको, Ga upon Gb is equal to Rb upon Ra, दूसरा लिखिए Ga upon Gb is equal to Ra upon Rb। तीसरी चीज लिखेंगे Ga upon Gb is equal to Rb square upon Ra square, और चौथी चीज Ga upon Gb is equal to Ra स्क्वायर अपॉन Rb स्क्वायर। और सिंपल क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उससे पहले हमने ये बात पढ़ी थी, अगर आपको याद आता होगा, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड रेडियस। आया कहां से था कि हमको मालूम है G इक्वल टू Gm बाय r स्क्वायर, ये मास ऑफ द एटम ऑन r स्क्वायर, और ये मास की जगह हमने लिखा था 4/3 pi r cube rho, m equals to rho v, v वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 pi r cube। तो यहाँ के r स्क्वायर के साथ वहाँ का r स्क्वायर कैंसिल हुआ, r बचा, तो g इज प्रोपोर्शनल टू rho into r हमने लिखा था। अभी दोनों प्लैनेट्स का रेशियो पूछा g का, Ga अपॉन Gb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rho a अपॉन rho b into Ra upon Rb। रो सेम है, कहा उन्होंने डेंसिटी सेम है, डेंसिटीज आर सेम, देयरफॉर Ga upon Gb is equal to Ra upon Rb। this is your answer, Ga upon Gb is equal to Ra upon Rb, option 2, screenshot लीजिए। next question, we have a ring of mass m and radius r, and you are asked to find out gravitational field intensity due to this ring of mass m at point P situated at distance x from its center is gravitational field intensity at P। option Gmx upon x square plus r square raised to 3/2। दूसरा Gm upon r square plus x square plus r square whole square। तीसरा लीजिए
जी एन एक्स अपॉन आर प्लस एक्स होल स्क्वायर, और चौथा लीजिए जी एन एक्स अपॉन एक्स प्लस आर होल क्यूब। देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा पढ़ा, जो 12वीं के तालिब इल्म है, उनको ये बात मालूम है कि अगर एक रिंग है जिसका रेडियस r है, जिसके ऊपर चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग का फार्मूला आपने उस वक्त ये लिखा था कि E इक्वल टू k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2। बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पर k को रिप्लेस करने का रजत g से या माइनस g से, चार्ज के ऊपर, और q इज रिप्लेस्ड बाय m, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, वो हो जाएगा g mx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये x और r से ही है, रेज़ टू 3/2, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा फर्स्ट। ये बात तो वो लोग करेंगे जो 12th में गए, लेकिन व्हाट अबाउट 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? तो उनके लिए हम काम करते हैं। ये जो रिंग है राजा, उसका एक कंपोनेंट है जिसका मास है d, ठीक है, इसकी रेडियस है r, और यहाँ पर ये एक्सिस है, मान लीजिए x फासले पर पॉइंट p पर आपको पूछा dE, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स मास रहेगा, इधर dm है तो इधर भी रहेगा, जाहिर बात है ना। मान लीजिए कि ये लाइन सीधी है, इधर भी dE रहेगा, ये d जो है इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। अच्छा, ये r है, ये x है, तो ये फासला कितना रहेगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ, इस मान लीजिए एंगल थीटा है, तो cos थीटा कितना रहेगा? cos थीटा कितना रहेगा? लगच्ची बाजू भाई कर x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये d को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो ये इधर का कंपोनेंट क्या होगा? d cos थीटा, इधर रहेगा मान लीजिए एंगल थीटा है और ये है DE, ये कंपोनेंट क्या होगा? DE sin थीटा, इधर क्या रहेगा? DE cos थीटा, इसकी वजह से इधर क्या रहेगा? वो रहेगा DE cos थीटा, इधर क्या रहेगा? DE sin थीटा। यहाँ का DE sin थीटा वहाँ के DE sin थीटा के साथ मर गया, बचा क्या? सिर्फ DE cos थीटा। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? E is equal to integration of d cos थीटा करेंगे ना, d cos थीटा, और 2d cos थीटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ d cos थीटा लिखेंगे। तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या है? dE is equal to gdm अपॉन r स्क्वायर, और ये r कितना है? gdm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया gdm अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इधर लिखता हूं, तो E इज इक्वल टू व्हाट है? इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा, इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, gdm अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू है x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया g बाहर निकाली, और ये पूरा जो है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 1/2 ये हो जाता x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2, और ये x जो के तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है?
मास ऑफ द रिंग एक जूम के दूं तो gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 ये आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। बहरहाल ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने समझने की कोशिश की, उस पे चंद क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिस पर माजी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कल हम उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।